तो दोस्तों दिस इज साशी एंड तुम्हारा उसोगी वॉल्यूम 2 पार्ट 2 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ज्यादा लेट ना हुआ हो। एंड इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16, यानी 3 चैप्टर्स। इसके पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा एक प्लेलिस्ट की, वो जाके देखो और चैप्टर 13 तक की कहानी जान लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 14, पासिंग बाय द बिल्डिंग। चैप्टर शुरू होता है याकू से। वो कहता है वाह यार क्या इंक्रेडिबल पावर है। तो यही है कोकोनट बिल्डिंग का वो मॉन्स्टर जिसके चर्चे हैं बाहर। ये वही हथियार है जिससे कोकोनट सामा आखिर में यूज करते हैं। यूतारो कहता है कि हथियार, देखो तुम गलत नहीं हो। मैंने अपने मर्सनरी पीरियड में आर्मी के सीक्रेट इंटेल का यूज करके केमिकल बनाया था, जिस केमिकल से मैं किसी भी ह्यूमन की बॉडी और उसकी माइंड की लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रीएलोकेशन। इस प्रोसेस का यूज करके हम किसी भी ह्यूमन बॉडी की ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। याकू कहता है कि ये तो एकदम फैंटम लिम्स जैसा कॉन्सेप्ट है। जिनको फैंटम लिम्स के बारे में नहीं पता, अब इतना जान लो कि जब किसी का कोई बॉडी पार्ट उसके बॉडी से अलग हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक हाथ या पैर या कुछ भी, हमारे ब्रेन को फिर भी ऐसा लगता है कि वहां पे वो बॉडी पार्ट मौजूद है, जिसके वजह से ब्रेन सेंसेशंस भेजता रहता है। लाइक अगर किसी का दायां हाथ ना भी हुआ फिर भी उसे अपने दाएं हाथ में खुजली महसूस होगी। यस, क्योंकि ब्रेन ने वहां खुजली करने के सिग्नल्स भेज रखे हैं। इस पे क्यूटारो कहता है कि हाँ तुम सही हो, ये वैसा ही है। इस केमिकल ने जो बेसिकली जो मार्को के ऑर्गन्स थे जो उसकी पावर को लिमिट करते थे, उसको वहां से डिसलोकेट कर दिया था। ये एक तरह से सोल्जर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जैसा है। अब मुझे तो इसका मतलब यही समझना है क्योंकि बायो मेरे कुछ खास अच्छी है नहीं। फिर याकू कहता है अच्छा तो तुमने उस केमिकल को रोदोमू के अंदर डाल दिया। इस पे क्यूटारो कहता है नहीं तुम गलत हो, असल में मैंने उसे अपने बेटे के अंदर डाला है, मार्को के अंदर। मतलब मार्को इसका ही बेटा है। वो कहता है मैंने भले ही ये केमिकल यूज करके उसकी पावर्स बढ़ा दी हो, लेकिन वो इसके वजह से अपनी इंटेलिजेंस और मैनर्स खोते जा रहा था। मुझे लगा कि ये केमिकल के साइड इफेक्ट्स होंगे, बट इसी बीच मुझे एक आंख घूर रही थी और तब जन्म हुआ रोदोमू का, जिसका मुझे इंतजार था। याकू कहता है कि एक ही बॉडी में 2 पर्सनैलिटीज, तो ये राज है उस पावर का। वो सोचता है कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो ओशंस में रहता हो या पहाड़ों में, कोई भी अपने खुद के बेटे को ऐसे अशुद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही इविल है, लेकिन फिर भी इस एरिया में उसका पावर स्टेबल रहता है। लेकिन वही उसोगी जिसने एक बार काकिरू की मेंबरशिप का स्वाद चखा था, वो एक ही टाइम पे बहुत सारी पावर को कंसाइज कर सकता था, क्योंकि ये पूरा प्लेनेट पावर के अगल बगल ही घूमता है और पावर इस लाइफ का आधार है। अगर हम पावर को पुलिस से रिलेट करके चलें, तो अगर पुलिस अच्छे तरह से एस्टैब्लिश नहीं होगी तो लोग क्राइम करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को खुद के फायदे के लिए मारना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं मानता जिसके पास पावर नहीं होती। जैसा कहा गया है कि कोई उस बाघ से नहीं डरता जिसके पास दांत नहीं होते। गैम्बलिंग में भी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी को एक सर्टेन पोजीशन पर जाना है तो उसे नेगोशिएट करना आना चाहिए, यही पावर है। और जितने बड़े स्टेक्स होते हैं उतना ही ज्यादा चांस होता है कि स्ट्रॉन्ग साइड अपने वादों से मुकर जाते हैं और मॉरल्स को भी भूल जाते हैं। और जब ये स्ट्रॉन्ग साइड हार जाती है और विनर वो बनता है जिसके पास कुछ खास स्किल्स ही ना हो, तो धीरे धीरे उस विनर की भी पावर खत्म हो जाती है। तो ये था पावर इज लाइफ अ लेसन। अब बढ़ते हैं उसोगी की कहानी पर। तो जब उसोगी अपने पीक पर था, अपने रेंज में था, तब उसने एक गेम में पार्टिसिपेट किया था और वो काकेरू के अगेंस्ट में खेल रहा था। उस टाइम उसका ओपोनेंट था काकेरू का 21st रॉयल लीडर किरोमा शोइची। एंड ये कैरेक्टर काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस मांगा का, तो नाम याद रखना इसका। अब ये जो गेम था इसका नाम था सरपासिंग द लीडर चैलेंज। इस गेम का भी रेफरी याकू हिकोइची था। वो उसोगी से कहता है कि तो तुम्हारा नाम है बाकू। ये पूछना थोड़ा इनकन्वीनियंट सा है, पर क्या बता सकते हो मुझे कि क्या चीज को दाव पे लगा रहे हो? एंड बाकू कहता है एवरीथिंग, जो भी मेरे पास है। ठीक है। याकू कहता है कि मुझे पक्का पता है कि एवरीथिंग में उसकी लाइफ भी आती ही होगी। इधर किरुमा ने अपने लीडर की पोजीशन को दाव पे लगाया था। देख रहे हो कितने बड़े बड़े बिट्स लग रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये एक ट्रेडिशन है कि काकेरू का लीडर अपनी पोजीशन को एज वेजर यूज करता ही है, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड्स की माने तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई बंदा उन्हें हरा के उनकी पोजीशन ले ले। शोइची कहता है कि हमें क्या करना चाहिए बाकू, ताकि थोड़ा मजा आए। बाकू कहता है कि मुझे सोचने दो, आज की रात आसमान काफी सुंदर लग रहा है, क्यों ना हम इस चीज पर बैट लगाए कि अभी अगले आधे घंटे में इस एरिया से कोई एयर व्हीकल पास करेगा या नहीं, मतलब ऊपर से। क्या कहते हो? शोइची कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारी बैट क्या है। फिर उसोगी कहता है कि मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में कुछ एयर व्हीकल्स इस एरिया से गुजरेंगे। एंड शोइची कहता है कि ठीक है। बाकू काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने ये प्रिपरेशन कर रखी थी इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से कैसे निपटना है। अब गेम शुरू होता है और आधे घंटे हो जाते हैं
बल्कि उससे ज्यादा ही हो जाते, लेकिन एक भी एयर व्हीकल वहां से नहीं गुजरता। बाकू ने पहले से ही लगभग 100 एयर व्हीकल्स को पैसे दे रखे थे ताकि वो वहां से गुजरे, बट स्टिल ही लॉस्ट, क्योंकि जो पावर और पैसा उसके पास था वो काकिरू नहीं दिया था। एंड काकिरू हेल्प इसीलिए कर रहे थे ताकि वो इसी स्पेसिफिक डे पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और हार जाए। इसने लगा देने के बाद भी शोइची उसका सारा पैसा और पावर ही लेता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। शोइची कहता है कि तुम बोरिंग हो, तुम ऐसे स्किल्ड स्विमर हो जो पानी में ही डूब गया हो। अगर तुम पोकर जैसा कोई गेम चुनते तो शायद तुम आसानी से जीत सकते थे। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जब भी कभी मेरा मन करेगा मैं आके तुम्हारी जान ले लूंगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे बोरिंग पर्सन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद उसुगी का पावर, उसका पैसा और यहाँ तक कि जिस चीज के लिए वो जी रहा था वो सब चीज खो देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो अबैंडन बिल्डिंग गेम चल रहा था, तो फिर ये अचानक से ये स्टोरी कहाँ से बीच में आ गई। तो थोड़ा वेट करो, ये स्टोरी आगे जाके कनेक्ट हो जाएगी मेन स्टोरी से, तो आप टेंशन मत लो। हाँ, तो अब उसने सब कुछ खो दिया था और अब देखो वो क्या कर रहा है, ऐसी छोटी मोटी गैम्बलिंग, वो भी किसके लिए, सिर्फ काकिरू के मेंबरशिप के लिए। बट देन याकू को एक चीज हिट करती है। वो कहता है वेट, उसने सब कुछ खो दिया, मतलब सब कुछ। इसका मतलब है कि मैं नहीं, द रॉयल लीडर और पूरा काकिरू उसके प्लान में फंस चुके हैं। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 15, प्लान बी। तो गेम वापस से कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं बाकू और काजी रोदमू से बच के भाग रहे थे। बाकू ने वो 10 मिलियन येन वाला बैग और अपना जैकेट वहीं पे छोड़ दिया था। काजी बाकू से इस चीज का रीजन पूछता है, जिसपे बाकू कहता है कि क्यूटारू को हमारी लोकेशन के बारे में पता है, जिसका मतलब है कि जरूर उस बैग या उस जैकेट में कोई ट्रांसमीटर लगा होगा जो हमारी लोकेशन उस तक पहुंचा रहा है। हालांकि बाकू बैग के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि उस जैकेट में एक ट्रांसमीटर तो जरूर होगा। पर अब जब ये उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था तो फिर क्यूटारो को तो यही लगेगा ना कि वो वहां पे है, मतलब 4th फ्लोर पे है। बट बाकू कहता है कि इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। क्यूटारो रोदोमू को 4th फ्लोर पे रहने का ऑर्डर देगा और हम उससे इजीली बच जाएंगे। हम सीधे उस रूम में जाएंगे जहाँ क्यूटारो और याकू है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। क्यूटारो रोदोमू को 4th फ्लोर पे जाने का ऑर्डर देता है और वो कहता है कि वो दोनों 1st और 2nd फ्लोर पे नहीं जा रहे हैं और वापस 4th फ्लोर पे जा रहे हैं। वो लोग फंस चुके हैं। दे आर लाइक रैट्स ट्रैप्ड इन अ लेबिरिंथ। उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, अब मेन डिश खाने का टाइम आ गया है। इधर क्यूटारो के रूम में याकू नीचे झुकता है। क्यूटारो उससे पूछता है कि क्या हुआ याकू। याकू कहता है कि कुछ नहीं, वो बस मेरा पेन नीचे गिर गया था, वही उठा रहा था। बट ये एक्ट कोई नॉर्मल एक्ट नहीं था, क्योंकि वो पेन असल में एक वायर ट्रैप था। एक्चुअली याकू को पता था कि उसोगी अपने साथ एक वायर ट्रैप कैरी करता है और उसने उस ट्रैप को क्यूटारो के रूम में लगा के रखा था। इस चीज का पता बाकू को लग जाता है कि याकू ने वो वहां से ट्रैप उठा लिया है। वो भागते भागते रुक जाता है। काजी पूछता है कि क्या हुआ बाकू, हम रुक क्यों गए, अगर हम रुकेंगे तो वो रोदोमू हमें मार डालेगा। इधर याकू एनालाइज करता है कि उसोगी को ये पहले से पता था कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए उसने इसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। मतलब वो यहाँ अपने प्लान के मुताबिक आया है, ना कि क्यूटारो के बुलाने पे। आसान शब्दों में कहा जाए तो बाकू को पहले से ही पता था कि इस बिल्डिंग में क्यूटारो कैसी कैसी चीजें करता है। खैर ये तो आम बात है, उसे तो ये पता ही होगा। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि बाकू ने क्यूटारो से अपने काकिरू मेंबरशिप को एज वेजर यूज करने कहा था। मतलब बाकू को पहले से पता था कि क्यूटारो के पास काकिरू की मेंबरशिप है और ऐसा लग रहा है कि उसका असली एम ये नहीं है कि उसको काकिरू की मेंबरशिप चाहिए। असल में उसका एम कुछ और ही है। हालांकि अभी एक गेम उसके लिए जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। याकू सोचता है कि शायद हो सकता है उसका एम और ये गेम आपस में इंटरकनेक्टेड हो। खैर ये बस मेरे दिमाग की उपज भी हो सकती है। माना कि रोदोमू की पावर अकेले ही आर्मी जितनी है, पर फिर भी देखते हैं उसोगी क्या करता है। अगर उसोगी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पार्ट इस गेम का मेजर पार्ट तो नहीं है। आखिर उसका प्लान है क्या। उसका प्लान जो भी हो, फिलहाल वो रोदोमू से बचने के ही बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि वो रोदोमू से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि वो वापस इसी फ्लोर पे आ जाए और इसी रूम में आके क्यूटारो पे अटैक करने की सोचे। यही बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से। फिर हमें बाकू और काजी की लोकेशन और पूरा 5th फ्लोर का मैप दिखाया जाता है। इधर काजी को पता नहीं क्या हो गया था, वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था। वो कहने लगा कि अब तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि अब हमने उस रोदोमू को नीचे वाले फ्लोर पे फंसा दिया है। इस प्लान ए का यूज करके हम इजीली क्यूटारो को हरा देंगे। और इधर क्यूटारो रोदोमू से कहता है कि ऊपर जाओ, वो लोग 5th फ्लोर पे है। शायद वो लोग मुझ पे अटैक करने का सोच रहे हैं। और भाई वो लोग सच में 5th फ्लोर पे ही थे। ये बात बाकू को पता लग जाती है और वो सोचता है कि अगर बैग में ट्रांसमीटर नहीं था तो क्यूटारो को उसकी लोकेशन अब कैसे पता चल रही है। सडनली बाकू कहता है कि अच्छा अब समझ में आया, तो क्यूटारो तुमने इस पे काम किया है ना। फिर बाकू कहता है कि काजी हम प्लान चेंज कर रहे हैं, हम प्लान बी यूज करेंगे। काजी पूछता है कि अब ये प्लान बी क्या है। बाकू कहता है कि हम 6th फ्लोर पे जाएंगे, यानी कि ऊपर। काजी कहता है कि यानी वो बैग और जैकेट वहां पे सब छोड़ना सब बेकार गया।
बाकू उसमें 10 मिलियन येन थे। तुम्हें नहीं लगता कि हमने सब कुछ वेस्ट कर दिया? बट बाकू उसकी नहीं सुनता और उसको लेके भागना शुरू कर देते। वो काजी से कहता है कि यू आर टैलेंटेड। इधर क्यूटारो फिर से रोदमू को 6th फ्लोर पे जाने को कहता है और रोदमू वैसा ही करता है। रोदमू एकदम तेजी में आगे बढ़ता है एंड इसी बीच याकू एकदम तगड़ी बात बोलता है। गैम्बल का 10% ये सोचना होता है कि तुम क्या करते हो और बाकी का 90% ये सोचना होता है कि वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें वो 10% वाली चीजें करने से रोक रही। तो बताओ हुसुगी, अब तुम उस मॉन्स्टर से कैसे डील करने वाले हो? रोदमू बाकू और काजी तक पहुंच भी जाता है। वो काजी के पीछे खड़ा था। उसको देख के काजी डर जाता है। क्यूटारो रोदमू को कहता है कि रोदमू वो उनमें से एक है, चलो उसे से शुरुआत करो। फिर काजी खुद को मेन कैरेक्टर समझने लगता है। वो कहता है कि बाकू मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया, अब बाकी का सब मैं गैम्बल कर रहा हूँ। काजी कहता है कि चलो रोदमू दम है तो मुझे मार दो, ये बस मैं हूँ, मुझे तुम मार ही सकते हो, आ जाओ मार दो। फिर रोदमू कहता है ओके। फिर काजी पे झपट्टा मारता है और काजी की सारी हवा निकल जाती है। वो एकदम तेजी में भागता है। रोदमू उसका पीछा करता है। रोदमू उसको पैरों पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। काजी देखता है कि उसके आगे कोई खड़ा है और वो कौन खड़ा है वो तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे काजी ने एक मस्त प्लान किया है एग्जीक्यूट, वो मैं आगे बताऊंगा। वो आगे खड़ा इंसान होता है उसोगी। ह्यूमन लाइफ एक गैम्बल की तरह है जिसमें कोई ऑड्स नहीं है। आखिर में कोई एक इस गेम को खेलने का अधिकार खो देता है। जैसे इस गेम को ही ले लो, ये गैम्बल भी बाकू या क्यूटारो में से किसी एक का आखिरी गैम्बल होने वाला। बाकू कहता है कि चलो आ जाओ रोदमू, और बाकू और रोदमू आमने सामने खड़े थे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो क्या सिर्फ मजा ही लोगे? सब्सक्राइब भी कर दो यार, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सारी मोटिवेशन पैदा करता है। और प्लीज यार कर दो क्योंकि अभी थोड़ी सी मोटिवेशन डाउन है, ठीक है? और हाँ, अगर आगे वाली वीडियोस के बारे में पहले से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में होगा मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, तो वहां पे जाओ और आ जाओ। तो फिर आ जाओ, अरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं, चैप्टर 16 पर। चैप्टर 16 बेगिंग फॉर लाइफ। क्यूटारो कहता है कि रोदमू केयरलेसली अटैक मत करो, हो सकता है वो लोग तुम्हें ऐसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर टेंशन मत लो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हमारी बाप बेटे की जोड़ी के आगे वो टिक नहीं पाएंगी। और डेसिटी देख रहे हो बुड्ढे की। इतने में रोदमू कहता है मेरे पैर। क्यूटारो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? एक्चुअली उस टाइम जब ताजी गिरा था, आपको याद ही होगा, तब उसने वहां पे कुछ वायर ट्रैप्स लगा दिए थे जो रोदमू के पैर में चुभ गए थे। क्यूटारो कहता है कि भले ही हम जानते हैं कि वो इन ट्रैप्स का यूज करेंगे, वो फिर भी इन्हें यूज किए जा रहे हैं। आफ्टर ऑल उनके पास लिमिटेड मटेरियल है। फिर बाकू कहता है कि ओए बुड्ढे, अगर मरने का शौक नहीं है ना तो चुप बैठ। मुझे पता है कि तुझे कागरू की पावर चाहिए, बट याद रख तू अपनी हरकतों की वजह से मारा जाएगा। क्यूटारो कहता है कि गैम्बलिंग दो चीजों पर डिपेंड करती है, टैक्टिक्स और रिसोर्स। माने कि टैक्टिक्स वाइज तुम थोड़े आगे हो, बट रिसोर्स और पावर मेरे पास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैं इस गेम में बहुत आगे हूँ। अब जब तक रोदमू अटैक ना करे, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लाइफ और स्विच आसानी से बंद हो जाए। वो कहता है रोदमू नहीं रुको। एंड देन क्यूटारो रियलाइजेस कि बाकू भी उसकी बातें सुन पा रहा था एंड वाज टोटली इन शॉक। वो बोलता है उसे ऐसे कैसे पता चल रहा है कि मुझे कागरू की पावर्स चाहिए? फिर बाकू उधर से क्यूटारो को रिप्लाई देता है कि चल अब आ भी जा, रोदमू तेरा इकलौता बेटा है, वो तेरा कोई अपना नहीं है क्या? क्यूटारो कहता है कि वो मेरी बातें सुन रहा था। अब क्यूटारो याद करता है कि वो इंसिडेंट जब याकू ने नीचे से वो पेन उठाया था। क्यूटारो को लगता है कि उस पेन में एक माइक लगा है एंड याकू उसोगी की साइड से प्ले कर रहा है। याकू उसको एक कोल्ड लुक देता है। वो कहता है कि क्या सच में याकू से शुरुआत से ही उसको के साइड था? अब क्यूटारो इस बारे में उससे पूछता है कि यार याकू, तुमने वहां जो वो पेन उठाया था, एंड याकू सोचता है कि शायद मैं वो पेन उठाना एंड क्यूटारो का मुझ पे शक करना भी उसोगी के प्लान का ही हिस्सा था। वो इस चीज को सोच के बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि उसोगी ये तो आराम से कैलकुलेट कर सकता था कि मैं उस पेन को कब उठाऊंगा, बट क्यूटारो का मुझ पे शक करना, ये कैलकुलेट कर लेना इज समथिंग क्रेजी। खैर जो भी हो, ये सब गैम्बलिंग भी है और उसने ये सब अगर पहले से प्रेडिक्ट कर लिया तो वेल एंड गुड। एंड देन क्यूटारो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि याकू दे रहा है भाई धोखा। एंड वो कहता है कि तूने कहा था कि तू ऑब्जर्वर है, तो ये सब क्या है? अब याकू कहता है कि आप गलती कर रहे हो कोकोने-सामा, मैं ऑब्जर्वर ही था और तब तक ही जब तक ये गेम फेयर था, और जब से इस गेम के कोई रूल्स नहीं है मैं भी अब फ्री हूँ, मैं किसी की भी साइड को सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड देन याकू कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो बुड्ढे। उधर बाकू और काजी ने रोदमू के अगेंस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली थी। फिर उधर क्यूटारो याकू से कहता है कि अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, रोदमू उसोगी को मार दो किसी भी कीमत पर, उसको और समय मत दो। रोदमू तुरंत कमांड फॉलो करता है और बाकू को हंट करने के लिए आगे बढ़ता है। काजी कहता है कि बाकू हमारा प्लान सही तो है ना?
बाकू कहता है कि सही हो ना हो ये वैसे भी एक गैम्बल है। काजी कहता है हमारे जीतने के चांसेस 100% है, तो ये गैम्बल कैसे हुआ? हम जो कर सकते थे हमने वो किया, अब बाकी अपने लक पे है सब। क्यूटारो कहता है उसोगी तुम मुझे बहुत लाइटली ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा और मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता? रोदोमो आगे बढ़ता है। काजी कहता है बाकू-सान खींचो, और बाकू ट्रैप एक्टिवेट करता है, बट क्यूटारो को इसके बारे में पहले से पता था, तो रोदोमो को उन ट्रैप से बचा लेता है। फिर वो कहता है कि उसोगी यू आर अनलकी कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं था। रोदोमो चीर दो उसे, एंड तभी वो ट्रैप बाकू ने जो बिछा रखा था वो ब्लास्ट कर जाती है। काजी कहता है बाकू-सान ध्यान से, एंड क्यूटारो कहता है तो ये था तुम्हारा प्लान। 6th फ्लोर का आखिरी ट्रैप जिसका रेंज काफी ज्यादा था। वो हंसता है, फिर कहता है ओए उसोगी तुम्हारे प्लान को पासिंग ग्रेड्स भी नहीं मिले हैं। अब ये ट्रैप बेसिकली गन बैरल्स का यूज करके बनाया गया था, एंड याद है जब काजी तभी नीचे गिरा था तब वहां से उसने वो ट्रैप्स तो लगाए ही थे, साथ ही साथ नीचे लगे वाइट ट्रैप्स का यूज करके वो सीधे बाकू तक पहुंच गया था, एंड सेम वाइट ट्रैप्स का यूज करके रोदोमो भी वहां तक पहुंच गया था। अब क्यूटारो उसके प्लान को फ्रगाइल कहता है, एंड ब्लास्ट की वजह से बाकू को बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। रोदोमो को ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि उसने वो पहले से ही ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसका डैमेज मिनिमाइज हो गया था। लास्ट पैनल में हम देखते हैं क्यूटारो कहता है कि मुझे तुम्हें इतना तड़पाना चाहिए या नहीं, क्या कहते हो उसोगी? खैर ये लो, वो एक कपड़े का टुकड़ा उसके तरफ फेंकता है, इससे अपना खून साफ कर लो, एंड चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये वाला पार्ट? अच्छा लगा तो बताना कमेंट करके, एंड हाँ नेक्स्ट पार्ट विल अराइव सून, बट वो चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा बॉस, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज यार कर दो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं फिर, सायो नहीं ये अपना वाला नहीं, पीस आउट।